प्यारे बच्चों, अभी हमने इससे पहले पेज नंबर 9 पर द्रव में रखी किसी वस्तु की आभासी गहराई के लिए सूत्र प्राप्त किया था। स्मॉल एच का मान उसमें निकाला था, तो स्मॉल एक्स का भी मान निकाला था, कितनी ऊंचाई पर है वस्तु दिखाई पड़ेगी, आभासी गहराई उसकी स्मॉल एच थी। तो उसी से संबंधित ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर रखी एक पिन को 40 सेंटीमीटर हाइट से देखा जाता है। मेज की कल्पना करो, मेज पर एक पिन रखी हुई है और पिन से ऊपर 40 सेंटीमीटर की हाइट से आप आंख से उसको देख रहे हैं। ओके, 15 सेंटीमीटर मोटाई के आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन कितनी उठी हुई प्रतीत होगी। अब हमने क्या किया कि मेज के पृष्ठ जहाँ पिन रखी थी उसके ऊपर हमने 15 सेंटीमीटर मोटाई का आयताकार कांच का गुटका रख दिया। अपनी आँख को हम वहीं पर समय से देख रहे हैं। अब हमारे जो पिन और आँख के बीच में क्या आ गया, आयताकार कांच का गुटका आ गया। तो अब हमें देखना है कि वो कितना ऊपर दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिस प्रकार से पेज नंबर 9 में वो पानी भरा हुआ था, अब पानी के स्थान पर क्या है, पारदर्शी कांच है, कितनी प्रतीत होगी। तो कांच का अपवर्तनांक हमें दे रखा है कितना, 1.5 दे रखा है पहले ही। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, x बराबर कैपिटल H माइनस कैपिटल H बटे n के स्थान पर ANG। अब कैपिटल H को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 अपॉन ANG। कैपिटल H का मान 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन ANG का मान 1.5 और हल कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए इस सवाल के अंदर 40 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है, वो उसका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब यहाँ पर क्या, कोई टैंक है, किसी टैंक में 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक जल भरा हुआ है। जल की हाइट तली से कितनी, 12.5 सेंटीमीटर है। ये क्या हो गया, कैपिटल H हो गया। हाँ, वास्तविक गहराई इसकी हो गई। टैंक की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर है। ठीक, स्मॉल h हो गई आभासी गहराई। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहला पार्ट वेरी सिंपल, A&W बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक पता है, आभासी पता है, वैल्यू पुट करिए, आंसर 1.33। अब क्या काम किया इस सवाल के अंदर कि टैंक में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक का अन्य पारदर्शी द्रव प्रतिस्थापित किया, यानी कि उस जल को निकाल दिया टैंक में से, 1.63 अपवर्तनांक का दूसरा द्रव भर दिया गया। अब सुई की आभासी गहराई क्या होगी, ध्यान दीजिए वास्तविक गहराई वही है। अब जो A&W के स्थान पर क्या होगा, ANL 1.63, वास्तविक 12.5 सेंटीमीटर, आभासी गहराई हमको गहराई ज्ञात करनी है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, ANL बराबर वास्तविक बटे आभासी। सॉल्व करके x बराबर 7.7 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो बहुत आसानी से इसको समझ लिया है। इसके बाद इस चैप्टर का अंतिम भाग, प्यारे बच्चों, अब ये चैप्टर समापन की तरफ जा रहा है। तो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने आपतन कोण पढ़ा है, अपवर्तन कोण पढ़ा है, परावर्तन कोण पढ़ा है। 3 कोण के अलावा कोई हमने चौथा कोण नहीं पढ़ा है। अब आता है क्रांतिक कोण। वास्तविकता में ये क्रांतिक कोण कोई नया कोण नहीं है, उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे एक विशेष कंडीशन में। कहने का मतलब ये हो गया कि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण बन जाएगा, कब, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल डेफिनेशन। और ये होगा कब, इसकी कंडीशन क्या है, तुम पहले ही पढ़ चुके हो। प्रकाश के अपवर्तन केवल 2 तरीके से संभव है, या तो विरल से सघन में प्रकाश किरण जा रही हो या सघन से विरल में जा रही हो। तीसरी कंडीशन अभी तक पैदा नहीं हुई कि साहब प्रकाश का अपवर्तन तीसरी कंडीशन से भी संभव है। पूरे विश्व के अंदर प्रकाश का अपवर्तन या तो विरल से सघन में हो सकता है या फिर सघन से विरल में हो सकता है। तो क्रांतिक कोण की कंडीशन क्या है, अब शुरुआत करते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती प्रकाश किरण के लिए वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण r का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है।
इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण, ये अभिलंब है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि साहब अपवर्तित किरण बिल्कुल पृष्ठ के समांतर जा रही है। इसका मतलब ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ आप समझ चुके हैं, परिभाषा को हमने दूसरा रूप भी दिया है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ध्यान रहे, क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम में बनेगा, विरल में नहीं बन सकता। ठीक, तो क्रांतिक कोण क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया। अब आता है अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण में संबंध क्या है। स्नेल का नियम ये कहता है, यहाँ हम ध्यान दें, 2 सेकेंड लिखा हमने, 2n1। 2 का मतलब है सघन माध्यम, 1 का मतलब है विरल माध्यम। याद बच्चे ध्यान दें, 2 मतलब सघन माध्यम, से हमने चित्र में स्पष्ट किया है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 सघन माध्यम और 1 क्या है, विरल माध्यम। तो स्नेल के नियम से 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, सूत्र से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये आई, ये जो आई है वो सी कब बनेगा, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 से कम भी हो गया तो आई क्रिटिकल एंगल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्यान दें, 2n1 बराबर, यहाँ से आई के स्थान पर सी हो गया, आर के स्थान पर 90 डिग्री हो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 2n1 बराबर कितना हो गया, साइन सी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n1 का मतलब होता है 1/1n2। ठीक, 1/1n2 बराबर साइन सी, तो 1n2 बराबर कितना होगा, 1/साइन सी। ध्यान दीजिए, 1 यहाँ पर विरल माध्यम, 2 यहाँ पर सघन माध्यम, ये सूत्र बना जा करके। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यदि प्रकाश किरण गिलास से वायु में जा रही हो तब ANG बराबर क्या हुआ, 1/साइन सी। ठीक, तो प्यारे बच्चों, क्या अगर प्रकाश किरण एयर से गिलास में जा रही हो तो क्या क्रांतिक कोण यहाँ बन सकता है? नहीं, क्योंकि वायु से कांच का मतलब हो गया विरल से सघन, और विरल से सघन में क्रांतिक कोण संभव नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइन सी बराबर 1/1/ANG या साइन सी बराबर 1/1n2 कह सकते हो, एक ही बात है। आगे पढ़ते हैं। चूंकि माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए अगर हम गौर से देखें कि क्रांतिक कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक ज़्यादा, ठीक है, तो वैल्यू कम आएगी, तो क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है। NB, B फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन NR, R फॉर रेड। तो बैगनी कलर का अपवर्तनांक रेड कलर से अधिक होता है, सबसे अधिक होता है बैगनी कलर का। जैसे भाई तुमने कहा बैगनी क्यों आ गया यहाँ पर, तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, बिबग्योर, वॉयलेट से लेकर रेड के 7 कलर होते हैं, इनकी बात करें तो इस पूरे 7 कलर में से वॉयलेट का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, रेड का सबसे कम होता है। अतः क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम और बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि साहब अपवर्तनांक किस कलर के लिए अधिकतम और किसके लिए न्यूनतम। ध्यान रहे, जिस कलर का अपवर्तनांक मैक्सिमम होगा उसका क्रांतिक कोण न्यूनतम, और जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होगा उसका क्रांतिक कोण अधिकतम। तो लाल रंग का अधिकतम, बैगनी रंग का न्यूनतम क्रांतिक कोण होता है। अब इसका आगे पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए फिर परावर्तन आ गया। परावर्तन का नाम हमने दर्पण पढ़ा था, चाहे समतल दर्पण हो चाहे गोली दर्पण हो, उन दोनों दर्पणों से केवल परावर्तन होता, अपवर्तन नहीं होता। लेकिन खास बात देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि अपवर्तक पृष्ठ से परावर्तन संभव है। एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, क्या अपवर्तक पृष्ठ से परावर्तन संभव है? यस, संभव है, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन यहाँ पर आएगी, तो वही कंडीशन ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो यहाँ पर भी क्रांतिक कोण की तरह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती प्रकाश किरण के लिए,
इसका मतलब यहाँ भी प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाएगी, विरल। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कुछ बड़ा हो, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा, तब प्रकाश किरण परावर्तित होकर उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर दोबारा समझिए, सघन से विरल माध्यम में जाती प्रकाश किरण के लिए यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कुछ बड़ा कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा किसी अपवर्तक पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री है और अगर उसका आपतन कोण 46 डिग्री कर दिया जाए, तो अब उस अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, वो जो किरण है वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इस घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ 3 कंडीशन समझिएगा। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम है, तब उस अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया होगी, और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो भी अपवर्तन की क्रिया होगी, और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बड़ा हो। ये 2 शर्तें हैं। जैसे कि चित्र से देख रहे हैं आप कि आपतन कोण I ग्रेटर देन C, तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है, और शर्तों को मैंने स्पष्ट कर दिया। इसके बाद पेज नंबर लास्ट है, पेज नंबर 11 पे हमारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ पॉइंट, किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत चमकने लगता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ध्यान दें, दर्पण पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो 100% परावर्तित नहीं हो पाता है, जिससे दर्पण से चमक कुछ कम होती है। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो भी प्रकाश उस पृष्ठ पर आपतित होता है वह 100% परावर्तित होता है, कोई प्रकाश ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत चमकने लगता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्रांतिक कोण का मान विभिन्न माध्यमों के युग्म के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब है जैसे कांच और वायु, कांच सघन वायु विरल। कांच वायु के लिए 41 डिग्री 49 मिनट होता है, जल वायु पानी और हवा के लिए 48 डिग्री 39 मिनट होता है। तो इसका मतलब अलग अलग होता है। अगला पॉइंट, रिपीट कर चुका हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। मतलब जितना प्रकाश उस पृष्ठ पर आपतित होता है 100% परावर्तित हो जाता है, जबकि दर्पणों के परावर्तन से प्रकाश ऊर्जा का एक अंश अवशोषित हो जाता है। यानी दर्पणों से जब प्रकाश गिरता है तो कुछ अंश उसका प्रकाश एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की चमक अधिक होती है। आगे पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे की चमक, देखा हीरा कितना चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका भ्रम होता है, ठंडे देशों में ही मरीचिका होती है, एक भ्रम सा होता है। इसमें कुछ पॉइंट पढ़ाते हैं। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह युक्ति है, वह प्रोसेस है, वह डिवाइस है जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के, बिना ऊर्जा लॉस के प्रेषित किया सके, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। ध्यान दें, यहाँ पर ये तंतु, यहाँ जो तंतु लिखा हुआ है ये गलत लिख गया है, इसको ध्यान दें। ता पे जो छोटी की मात्रा वो हटा दीजिए, तंतु कर दीजिएगा। जैसे मैंने हेडिंग में लिखा है तंतु। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय एवं प्रकाशीय परीक्षण में लाइट पाइप के रूप में किया जाता है। इससे बहुत प्रकाश उत्पन्न होता है। ओके,
अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीरे के चमकने का कारण क्या है। बार बार आपने देखा हो हीरा बहुत चमकता है, डायमंड सोने से ज़्यादा चमकता था। सामान्य कांच ए अपवर्तनांक इसका 1.5 की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। AN हीरा, यानी हीरे का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष काफी अधिक होता है। और हीरे का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। देखिए साहब, हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो कितना है, 24 डिग्री होता है। अब पूर्ण अंतर्परावर्तन कब होगा, जब आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से बड़ा हो। 24 से जब अधिक आपतन कोण होगा तब पूर्ण अंतर्परावर्तन होगा। अतः हीरा तराशने वाला व्यक्ति बड़े आपतन कोण 24 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये मान चलिए इतने कोण पर के लिए तराशता है। और कई फलकों से, और प्रकाश कई फलकों से पूर्ण परावर्तन के बाद प्रकाश बाहर आता है, जिससे हीरा चमकता है। तो हीरे के चमकने का कारण है उसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। ठीक, आगे बढ़ते लास्ट पॉइंट, क्रांतिक कोण प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। पहले बता चुका हूँ कि जो हम प्रकाश प्रयुक्त कर रहे हैं, अगर रेड प्रकाश प्रयुक्त करें तो रेड का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त होती है। इसके प्रमुख सूत्र हमने दिए हैं बच्चों, जो आप लोग अपनी कॉपी पर समझ लीजिए, न्यूमेरिकल का काम आएगा। इस तरह से हमारे पढ़ाने का, एक्सप्लेनेशन करने का दूसरा चैप्टर, दूसरा स्टेप इस वीडियो के द्वारा समाप्त होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स को 4 चरणों में पढ़ रहे हैं। पहला चरण पूरे चैप्टर की थ्योरी को लिखना अपने रजिस्टर में। दूसरा चरण है उस पूरी थ्योरी का वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करना। तीसरा चरण है इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करना। और अंतिम चरण, चौथा चरण है आंकिक उदाहरण और आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना। इस प्रकार से 4 स्टेप हम लोग समाप्त करेंगे। तो दूसरा स्टेप समाप्त होता है और कल हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत के साथ आप लोग उसको पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।